हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए आज के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, क्लैट 2025 की, अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं या आपको इनमें से किसी के भी मॉक्स चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज, मॉक्स, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल सकता है और जाके आप डेमो क्लास देख के, डेमो सैंपल्स देख के उसमें इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है वो है कि इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो पैलेस्टीन मुद्दे पे बोला है। प्लस जो दूसरी न्यूज़ है वो यही है कि हमारा जो ऑपरेशन का नाम बताओ जिससे इजराइल से लोगों को वापस लाने की बात चल रही है, बिल्कुल सही, ऑपरेशन अजय। तो दोनों की यहाँ पे फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई हुई है कि ऑपरेशन अजय से भारत के लोगों को लाया जा रहा है फ्रॉम इजराइल। और दूसरा ये कि भारत ने ये कहा है कि हमारा जो स्टैंड है वो पैलेस्टीन को लेके अभी भी पहले जैसा ही है कि पैलेस्टीन जो है ये सोवरेन कंट्री हो जानी चाहिए। मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन सही कर दूं फिर बात करते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड यार। हाँ देखो बात ये है ना कि ऐसा तो नहीं है कि इजराइल की अब कोई गलती नहीं है। मतलब अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इजराइल के द्वारा भी समय समय पे बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में, और सेम गोज विथ हमास, और वो इजराइल के अगेंस्ट में करता रहता है। तो भारत पहले भी ये चीज़ बोलता था कि पैलेस्टीन को अलग छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इजराइल को। तो वो वाला स्टैंड हमने वैसे ही रखा है। प्लस फिर हमने टेररिज्म को भी कंडेम किया है। हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल इन दिस टफ सिचुएशन, वो भी एक चीज़ है। और एक आपने यहाँ पे ये देखा ही है, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है ना थोड़ा ये डिटेल वाला है और ये आप लोगों के नोट्स में चला जाना चाहिए। 2023 का हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज हो चुका है, और 2023 का हंगर इंडेक्स का मतलब ये है कि इसमें जो ईयर यूज हुआ है ना वो 2022 है। 2022 के आंकड़ों का लेके 2023 में इंडेक्स आता है। जब भी देखो किसी ईयर में कोई इंडेक्स रिलीज होता है ना तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि वो इंडेक्स जो है ना वो इस ईयर का नहीं है, वो एक साल पहले का है। ठीक, थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को सही कर दूं यार, मुझे बस एक सेकंड दे दो आप लोग, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो भारत की रैंकिंग जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं आई है। भारत की रैंकिंग इस बार आई है 111 और टोटल कंट्रीज ही आपकी 125। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की रैंक जो आई है वो 111 आई है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमारी गवर्नमेंट देखिए इस पर क्या बोलती है। प्रोबेबली यही बोलेंगे कि भाई हम इससे रिलेट नहीं करते हैं या इसमें मापदंड जो है वो सही यूज नहीं हुआ है। इस तरीके की चीजें देखने को, सुनने को मिलती है। बट कितना भी गलत हो, बट 111 से आप 100 हो जाओगे, 90 हो जाओगे, लेकिन हालत तो सही नहीं है ना। थोड़ा और इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। और इस बार जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 आया है उसमें टॉप किया है बेलारूस ने, देन बोस्निया हर्जेगोविना, थर्ड पे चिली है, फोर्थ पे चाइना है, देन क्रोएशिया, फिर यमन, मेडागास्कर, और सॉरी ये चीज तीनों को मत जोड़ देना, ये इन्होंने टॉप किया है क्रोएशिया तक, ठीक है। और यमन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये लास्ट 3 कंट्रीज हैं। 124th पे है यमन, और 123rd पे है यमन, 124th पे है मेडागास्कर एंड 125th पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। टॉप किया है बेलारूस ने। चाइना जो है वो 4th नंबर पे है। ऑल्दो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया ये पिछले साल भी टॉप 5 कंट्रीज थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। अगर हम हमारे पड़ोसी की बात करें तो श्रीलंका, जिसकी इतनी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, तो भी वहां पे श्रीलंका में 60 नंबर पे रैंक आई है। और पाकिस्तान जो है वो 102 पे है। देखो आप लोग, बहुत सारे लोग ये चौंक रहे होंगे कि सर ये कंट्रीज हमसे आगे कैसे निकल गए। देखो बात ये है ना कि इसमें आप ये देखो कि जनसंख्या भी कम है, तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो वो वहां पे लोगों के पास खाने का मतलब जो संख्या होगी वो रेशियो वाइज बेटर हो जाएगी यहाँ से इंडिया के कंपैरिजन में। इसीलिए एक रीजन ये भी रहता है कि इंडिया की रैंकिंग जो है ना इसमें काफी पीछे रहती है। इसके बाद किस बेसिस पे ये रैंक किया जाता है, तो 4 यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसपे मद्देनजर रखते हुए रैंकिंग आती है। पहली है अंडर नरिशमेंट, दूसरी है
चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरी है चाइल्ड वेस्टिंग एंड देन है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब आपकी एज ज्यादा है बट आपका हाइट का विकास नहीं हुआ। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी हाइट बढ़ गई लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ा। ये टर्म अकेले में भी पूछे जा सकते हैं तो पता होना चाहिए। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है आपकी हाइट बढ़ गई बट आपका वेट नहीं बढ़ा, और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है आपकी हाइट नहीं बढ़ी एज के साथ। ठीक, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 4 जो क्राइटेरिया हैं वो है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई डाउट है इसमें? इसके बाद इंडिया का रैंक मैंने आपको बता ही दिया है। 2021 में हमारी क्या रैंक थी? 101। इस बार मतलब 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक जो थी वो 101 थी, और 2023 के हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक और पीछे हो गई है 10 नंबर, अब हम हो गए 111, जो कि इंडिया के लिए एक्चुअल में बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखो ऐसे नाम भी खराब होता है, लोग देखते भी फिर गंदी नजरों से हैं, प्लस यार ये देश के जो लोग हैं जिन अगर ये एक्चुअल में थोड़ा बहुत भी सच है तो ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ पे लोगों को खाने लायक पैसे मतलब नहीं मिल पा रहे हैं, या लोग इतने ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? 100 पॉइंट का स्केल सिस्टम होता है जिसमें 0 जो होता है ना वो बेस्ट होता है। अगर आपके पास 0 का नंबर आया है तो बेस्ट है, बट अगर आपके पास 100 आया है तो बहुत ही बेकार है। समझ में आई बात? एंड 100 इज द वर्स्ट। कौन इसको प्रिपेयर करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये एक एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ करके जो भी नाम है इसका देख लेना। दिस इज द एनजीओ जो इसको प्रिपेयर करती है। भारत का इस बार स्कोर जो है ना वो 28.7 है। मैंने जैसे बताया 0 इज द बेस्ट, पीछे आते आते बेस्ट, तो 28.7 पे है अपना 111, मेरा प्यारा भारत महान। बट यही है कि ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, और अगर ये बात सच है तो हमारी गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि क्यों इतना पीछे रैंक आया है, और अगर ये रैंकिंग गलत करी गई है तो भाई फिर भी इनको लताड़ना चाहिए कि आपने इतनी गंदी रैंकिंग क्यों कर रखी है, किस बेसिस पर कर रखी है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट इन बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस आपको याद होगा मैंने डिटेल में कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है उसको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना, लिखना द हिंदू फ्लैट पॉइंट बिल्किस बानो, वो सेशन मिल जाएगा। बिल्किस बानो के साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ था गुजरात रियॉट्स के अंदर, और उसके बाद जो इनके अपराधी थे उनको कुछ समय पहले गुजरात हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। बरी नहीं बोलेंगे, मतलब उनकी सजा माफ कर दी थी। उसके ऊपर मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्यों माफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो है अपना रिजर्व कर दिया है इसके लिए। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट अर्जेस वुमेन टू रीथिंक प्ली टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। देखो हुआ क्या था, पहले 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे मामला गया था, दोनों वुमेन्स थी, उन्होंने दोनों का ओपिनियन मैच नहीं हुआ, मैटर चला गया 3 जज की बेंच पे। अब यहाँ पे हमारी जो 3 जज की बेंच है जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ साहब भी हैं, तो इन्होंने अभी उस वुमेन से कहा है जिसका ये केस है जो 27 वीक प्लस प्रेगनेंसी चल रही है, जो टर्मिनेट कराना चाहती है, कि आप एक बार और सोच लीजिए कि आपको ये कराना है कि नहीं कराना है। और इन्होंने ये सब भी बातें बोली हैं, मतलब जजेस ने ये सब भी पॉइंट्स बोले हैं कि आपने इतने दिन तक फिर डिसीजन क्यों नहीं लिया। देखो 26 वीक्स इज टू मच, और ऐसा नहीं होता है कि पता नहीं चला, आपको पहले भी पता चला होगा, तो आप इतना वेट क्यों करते रह गए, आप पहले करा लेते। तो वो सारी बातें हैं। अब लेट्स सी इसमें क्या डिसीजन फाइनली आता है हमारी कोर्ट का। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है आफ्टर ऑब्जेक्शन प्रपोज मॉस्क इन अयोध्या गेट्स न्यू नेम एंड डिजाइन। देखो आपको पता है कि जब अयोध्या वर्डिक्ट आया था तो उस समय ना एक ये वर्डिक्ट के अंदर ये बात भी कही गई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक लैंड एलोकेट करी जाएगी जिसपे वहाँ पे उनके लिए मस्जिद बनेगी, पर वो काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कोई गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रही या ज़मीन नहीं मिली या इस तरह की चीज़ें। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि डिज़ाइन एंड एवरीथिंग फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। पहले एक डिज़ाइन आई थी तो वो लोगों को पसंद नहीं आई, फिर अब दूसरी आई है। पहले इसका नाम जो है ना वो रखा गया था मस्जिद अयोध्या, बट अभी इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करके एक शायद फ्रीडम फाइटर थे, या मुझे नहीं पता इस्लाम में कोई रिलेटेड इंसान होंगे, तो उनके नाम पे इसको रखा जा रहा है। ठीक है,
और ये चीज़ है, बाकी इसमें कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं कि हम इतना लोड लें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पुतिन इन किर्गिस्तान फॉर फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड सिंस आईसीसी अरेस्ट वारंट, तो किर्गिस्तान घूमने गए हैं, तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ है। इतना इसमें कुछ है नहीं कि इसको बहुत डिटेल में किया जाए, शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज़ है, पढ़ लिया आपने, सुन लिया, अच्छी बात है, ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद देखिए अगला जो आर्टिकल है ना वो अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो इजराइल पैलेस्टीन में जब टेंशन्स बढ़ गई ना, उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड के मतलब फंक्शनिंग पे काफ़ी क्वेश्चन आ गया है। अब्राहम अकॉर्ड हुआ क्या था, बेसिकली यही था ना कि इजराइल एंड जो इस्लामिक कंट्रीज थे उनके बीच में पैक्ट कराया गया था यूएस के द्वारा। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है गाइस, देखो समस्या ये है कि यार जो पैलेस्टीन है और इजराइल है, अब काफ़ी हद तक ये लोग आमने सामने हैं, है ना, यही तो देखने को समझने को आ रहा है। तो जब ये लोग आमने सामने हैं तो इस्लामिक कंट्रीज, अब जैसे हमास वर्सेस आपका इजराइल चल रहा है, तो अब इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इजराइल को, या फिर काफ़ी सारी इस्लामिक कंट्रीज ने कंडेम किया है इजराइल जो वॉर, फुल स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं। तो वहाँ पे ना फिर ये अब बोला जा रहा है कि भैया जो अब्राहम अकॉर्ड है ना ये नहीं रह पाएगा, मतलब चीज़ें अब इसमें नहीं रह पाएंगी, ये बस हो गया था लेकिन अब इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इजराइल इज अगेंस्ट द पैलेस, मतलब गाजा जो अटैक चल रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे पैलेस्टीनियंस का भी बहुत सारे लोगों का मतलब ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऑल्दो वो अलग बात है कि हमास ने भी अटैक किया, गलत किया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अब्राहम अकॉर्ड था बेसिकली इसका यही था कि इस्लामिक कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज हैं, इनका और इजराइल का रिलेशन अच्छा किया जाए, जो कि खराब भी इन्हीं सब कारणों से था पहले से। तो अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये वापस खराब हो सकता है। तो अब्राहम अकॉर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। इजराइल, यूएई एंड बहरीन के बीच में हुआ था, यूएस ने मीडिएट कराया था। पहला अरब इजराइल पीस डील था 76 ईयर्स के अंदर, ठीक है। इजिप्ट जो थी पहली अरब स्टेट थी जिसने पीस डील साइन करी थी इजराइल के साथ 1979 में। जॉर्डन ने पीस पैक्ट साइन किया था 1994 में विद इजराइल। एम्बेसीज क्या हुआ था बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के अंदर कि हम एम्बेसीज करेंगे, हम एम्बेसीज एंड एम्बेसडर एक्सचेंज करेंगे, वर्किंग टुगेदर विद इजराइल अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी। अब्राहम अकॉर्ड ऑल्सो ओपन द डोर फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड कि वो जो है अल-अक्सा मॉस्क को विजिट कर सके। मैंने आपको बताया था कितनी रिलीजियस प्लेस है फॉर इस्लामिक जनता। In the Islamic tradition, the Kaaba in Mecca is considered as the holiest site, followed by the Prophet's mosque in Medina and Al-Aqsa mosque in Jerusalem. ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। टर्की और ईरान जो है इसके अपोज में थे, अब और ज़्यादा अपोज करेंगे वो इस पर्टिकुलर अब्राहम अकॉर्ड का। और देखो जो हमास है ना, इसको ऐसे आरोप लगते हैं कि टर्की कहीं ना कहीं, सॉरी टर्की बोल रहा हूँ, ईरान जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा फंड करता है, और इसीलिए ईरान को बहुत सारे कंट्रीज जो है पसंद नहीं करते हैं, समय समय पर उन पर यही सब आरोप लगते हैं। तो ये वाली ये चीज़ थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये, इसमें कोई इतना डिटेल वाला था नहीं, बस मेन चीज़ ये थी, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, बस अभी कंटेक्स्ट दे दिया है जिससे आपको समझ में आए जो न्यूज़ में अगर ये सब चीज़ें चले, पता होना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड समझा होगा जब मैंने समझाया था तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जब भी आपने कहीं पढ़ा होगा, बट अगर अब नहीं भी आया था तो अब आ जाएगा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली हुआ क्या था, मुस्लिम कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की, जो मतलब उसमें से कुछ तो ऑलरेडी साथ खड़ी हो गई थी इजराइल के, बट जो अगेंस्ट में थी उनको और इजराइल को कनेक्ट करने का। बट अब क्या हुआ, जब पैलेस्टीन आप कह सकते हो या गाजा वर्सेस जब इजराइल चल रहा है या हमास वर्सेस इजराइल चल रहा है, तो अब इजराइल भी फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर चुका है। तो उस वजह से फिर अब हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में होते जा रहे हैं। तो उसमें से ये भी हो सकते हैं, और ये अगेंस्ट अभी डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला है बट फ्यूचर में बोल सकते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज इट एंड थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड आप लोग मॉक के समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स में बार बार आप लोगों को बोलता हूँ और मैं फिर बोलूँगा कि मॉक जब दो ना, तो उसमें जब आप करंट अफेयर नहीं कर पा रहे हो किसी पैसेज के थ्रू, तो सिर्फ पैसेज के 5 क्वेश्चन मत सीख लिया करो, आप उस पैसेज का टॉपिक ढूंढा करो कि वो पैसेज किस टॉपिक पे था। वो टॉपिक आपको नहीं आता तो उसका पूरा नोट्स बना के डालो। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन है, अब आपने 5 क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए, उससे काम थोड़ा चलेगा, जरूरी थोड़ा कि उस टॉपिक में वही 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए, और भी आ सकते हैं ना। तो आपका फोकस होना चाहिए उस टॉपिक को सर्च करना।
अब वो टॉपिक आप सर्च कैसे कर सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो कि JCPO एक टॉपिक है, ईरान न्यूक्लियर डील एक टॉपिक है, आपको सर्च करना है इसके बारे में, ये आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सिंपल गूगल पे ईरान न्यूक्लियर डील लिखना है, स्पेस लेना है, यूपीएससी लिख देना है। आपको यूपीएससी की कुछ नहीं तो 10-15 वेबसाइट मिल जाएंगी उस टॉपिक पर पूरा डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ, और जो आर्टिकल अच्छा जिसमें से लगे उससे नोट्स बना लो, याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कवर होता रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस कवर करने पे मत ध्यान देना, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।